स्वागत है आज की इस क्लास में। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे रसायन विज्ञान, और रसायन विज्ञान का जो भाग हम अध्ययन कर रहे हैं कार्बनिक रसायन, जिसको आप DOC के नाम से जानते हैं। तो इसका अध्ययन कर रहे हैं और इसमें आज हम बात करेंगे मध्यवर्ती की। तो मध्यवर्ती क्या होते हैं, इसको हम आज समझेंगे। मध्यवर्ती यानी कि इसको हम कहते हैं अंग्रेजी में इंटरमीडिएट। यहाँ पे लिख देते हैं इंटरमीडिएट। इसके नाम से ही स्पष्ट है। इसको रासायनिक मध्यवर्ती भी कह सकते हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट भी कहते हैं, यानी कि जो अभिक्रिया के मध्य में बनते हैं, अभिक्रिया के मध्य में बनते हैं, तो वही क्या कहलाते हैं, मध्यवर्ती कहलाते हैं। जैसे हम यहाँ पे एक देखिए उदाहरण के तौर पे लिख रहे हैं A और प्लस B। तो ये क्या है, A और प्लस B, ये अभिकारक है। ये क्या है, अभिकारक है। और अभिक्रिया के बाद पता चला C और प्लस D, ये क्या बन गए हैं, उत्पाद बन गए हैं। ठीक है, ये उत्पाद बने हैं। किंतु कई बार क्या होता है, ये देखने को मिलता है, ये जो उत्पाद बने हैं, तो इससे पहले क्या होता है, ये किसी दूसरी फॉर्म में बनते हैं, यानी कि दूसरे रूप में बनते हैं, और जो बदल के फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं। यानी कि उत्पाद बनने से पहले कुछ समय के लिए ये स्पीशीज बनती हैं, और किताबों में ये बताया गया है, ये लगभग समय दिया गया है 10⁻⁻6 सेकंड तक का समय दिया गया है इसमें। यानी कि बहुत कम समय के लिए बनती हैं ये, और फाइनली ये किसमें बदल जाती हैं, उत्पाद में ये बदल जाते हैं। तो यानी कि ये कैसे होते हैं, मध्यवर्ती जो होते हैं अस्थायी होते हैं। कुछ समय के लिए अभिकारक से क्या बनता है, उत्पाद बनता है, किंतु उत्पाद से पहले ये क्या होती हैं, कुछ समय के लिए ये स्पीशीज बन जाती हैं, और यानी कि वो अस्थायी होती है। फाइनली अपने आप को रीअरेंजमेंट कर लेती हैं और अपने आप को क्या करती हैं, स्थायी उत्पाद में बना लेती हैं। तो ये ऐसी स्पीशीज हैं। तो यानी कि ये जो है, नंबर दूसरी बात ये भी हम कह सकते हैं कि ये जो उत्पाद हैं, उत्पाद के को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं, डिसाइड करती हैं। तो इसकी परिभाषा के रूप में यहाँ पे देख सकते हैं, अभिकारक के उत्पाद में परिवर्तन के बीच जो अस्थायी अणु या आयन बनते हैं, अभिक्रिया मध्यवर्ती कहलाते हैं। और ये किस रूप में देखने को मिलते हैं, ये कार्बोकैटायन के रूप में देखने को मिलते हैं, कार्बोधनायन के रूप में, यानी कि इसको अंग्रेजी में लिखते हैं, क्या लिखते हैं, कार्बोकैटायन। ठीक है। दूसरा कार्बोरेडायन के रूप में, यानी कि ये एनायन इसको लिख देते हैं, और मुक्त मूलक के रूप में भी नंबर 3 पे फ्री
फ्री रेडिकल के रूप में ये देखने को मिलते हैं। इसके बाद कार्बीन है, नाइट्रीन है, बेंजीन है और भी है, किंतु ये जो 3 है ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो एक एक करके इनके बारे में आज हम बात करेंगे इस क्लास में। तो अभी सबसे पहले जो बात करेंगे वो कार्बोधनाइन की बात करेंगे। चलिए कार्बोधनाइन की तरफ बढ़ते हैं। अब कार्बोधनाइन क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, इस बात को समझेंगे। इस उदाहरण को देखेंगे। यहाँ पे CH3 कार्बन से 3 हाइड्रोजन लगे हैं, तो ये CH3 है और इससे X जुड़ा हुआ है। यहाँ पे अभिक्रिया के बाद क्या बन रहा है, CH3 प्लस बन रहा है और X माइनस बन रहा है। अब हम इसको देख रहे हैं, ये जो X है और ये कार्बन है, इन दोनों के मध्य में एक बॉन्ड है, एक आबंध है और ये आबंध हम जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है इसमें और एक इलेक्ट्रॉन इस X का इसमें रहता है और इन दोनों के एक एक इलेक्ट्रॉन से ये जो है मध्य का बॉन्ड बनता है, एकल आबंध ये बनता है। यानी कि एक एकल आबंध में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। और कह सकते हैं कि ये बंध जो बना है तो इस प्रकार बना होगा, ऐसे ही बनता है चूंकि। लेकिन यहाँ पे अभिक्रिया के बाद क्या हुआ है, यहाँ पे हमने लिखा है X माइनस और यहाँ कार्बन पे क्या दिखाया है प्लस। यानी कि ये अभिक्रिया हुई तो ये बॉन्ड टूटा और ये बॉन्ड टूटा, तो यहाँ पे बॉन्ड टूटने को बेसिकली हम रसायन विज्ञान में कहते हैं बंध विदलन। तो यहाँ पे कौन सा विदलन हुआ है, यहाँ पे हुआ है विषम विदलन। विषम ये विदलन हुआ है और ये विषम विदलन क्यों हुआ है, क्योंकि ये जो X है इसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक है, विद्युत ऋणात्मकता अधिक है, इसलिए इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इस X ने अपनी तरफ आकर्षित कर लिए, खींच लिए, ठीक है। तो इसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक है। विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता। तो इस तत्व की अधिक थी, तो इसीलिए इसने क्या किया है, इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी ओर आकर्षित कर लिए और इस पे कैसा चार्ज आ गया है, फिर माइनस चार्ज आ गया है और इस कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन चला गया, तो इसीलिए इस पे कैसा बना है, ये C+ ये बना है। जिस के पास इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, यानी कि जो ग्रहण करता है उसको दिखाया जाता है माइनस चिन्ह लगाकर, और जिसका इलेक्ट्रॉन चला जाता है, ठीक है, तो उसको दिखाया जाता है प्लस चिन्ह लगा करके। तो यहाँ पर ये दिखाया गया है, ये CH3+ बना है, तो यहाँ पे ये दिखाया गया है कि ये जो जब बना है तो इसका इलेक्ट्रॉन भाई चला गया है इसके पास से, और इसके पास माइनस है, तो ये प्रदर्शित कर रहा है कि इसने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन दूसरे का भी ले लिया है, इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया है, ये प्रदर्शित हो रहा है। तो ये जो यहाँ पे विषम विदलन के द्वारा ये उत्पाद बने हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये कार्बन पे क्या कैसा चिन्ह लगा है, प्लस चिन्ह लगा है, तो इसी को कहते हैं कार्बोधनाइन। क्या कहेंगे, कार्बोधनाइन। कार्बोधनाइन का मतलब है कार्बन पे धनावेश, कार्बन पे धनावेश, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो कार्बोधनाइन बनते हैं तो ये कब बनते हैं, ये विषम विदलन के द्वारा बनते हैं, विषम विदलन के द्वारा बनते हैं। यहाँ पे जो बॉन्ड टूटेगा तो एक ही परमाणु दोनों इस आबंध के इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा, इसीलिए एक पर तो माइनस चिन्ह आ जाएगा और दूसरा पर क्या आ जाता है,
प्लस चिन्ह आ जाता है। और चूंकि कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता बहुत कम है इस तत्व की अपेक्षा, तो इसीलिए इस पर आता है प्लस चार्ज और इस पर आ जाता है माइनस चार्ज और बन जाता है कार्बोधनायन। तो यहाँ पे परिभाषा को हम देख सकते हैं। यहाँ पे हमने परिभाषा में लिखा है वे धनायन जिनमें धनावेश कार्बन परमाणु पर स्थित होता है कार्बोधनायन कहलाते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है, ये कार्बोधनायन है क्योंकि इस पर क्या है, धनावेश है, कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज है, तो आप पहचान लेंगे कि यह क्या है, कार्बोधनायन है। इतनी बात समझ में आ गई। कार्बोधनायन का निर्माण विषम विदलन से होता है। वेरी गुड, ये भी बात है, अभी समझ ली है। यानी कि यहाँ पे जो बंध था ये दो इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बना होता है एक आला बंध, और जब ये बॉन्ड टूटा तो दोनों इलेक्ट्रॉन कौन लेके निकल गया बाहर, ये एक्स जो है एटम ये निकल के गया है। तो कार्बन से जुड़ा अधिक ऋणात्मक परमाणु इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेता है। ये अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु हो गया, अधिक ऋणात्मक परमाणु हो गया, जिससे कार्बन पर धनावेश आता है। इसे R प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। यानी कि कार्बोधनायन जो होता है उसको R प्लस से प्रदर्शित किया जाता है। और R क्या होता है, R जो होती है वो कार्बन की चेन होती है, यानी कि कार्बन पे कहीं ना कहीं प्लस चार्ज दिखाया जाता है। और ये चेन जो है कितनी भी लंबी हो सकती है, तो साधारण रूप से इसको इसीलिए R प्लस से प्रदर्शित करते हैं। तो ये बात यहाँ तक समझ में आ जानी चाहिए। अब ये यहाँ पे इस कार्बन चेन के आधार पे ये जो कार्बोधनायन है ये बहुत सारे बन सकते हैं। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे देख लेते हैं कुछ और हमने यहाँ पे कार्बोधनायन ये दिए हैं। ये CH3 है तो ये मेथिल कार्बोकैटायन कहलाएगा। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, CH3CH2 है, ये एथिल कहलाएगा। और ये क्या कहलाएगा, प्रोपिल कार्बोकैटायन कहलाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये आइसोप्रोपिल कार्बोकैटायन कहलाता है। ठीक है, एक CH3 इधर लगा है, दूसरा इधर लगा है और बीच में कार्बन पे प्लस चार्ज है। और ये तो सेम ही बात घुमा के लिख दी गई है, तो इसको देखने की जरूरत नहीं है, एक ही बात है ये। ठीक है, अब ये यहाँ पे ब्यूटिल कार्बोकैटायन है, इसको आप 3 डिग्री कार्बोकैटायन भी कह सकते हैं। ये देखिए 3 डिग्री कार्बोकैटायन भी इसको कहेंगे है। तो 3 डिग्री ये कार्बोकैटायन है, R प्लस लिख दें आप। क्यों ये 3 डिग्री है, क्योंकि ये जो कार्बन है इस कार्बन प्लस से 3 कार्बन और जुड़े हुए हैं, 1 2 3, इसीलिए 3 डिग्री कार्बोकैटायन है। ठीक है, तो ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन हो गया। अगर इस रूप में देखेंगे तो ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, क्योंकि ये जो C प्लस है इससे 2 कार्बन जुड़े हुए हैं। और ये जो है ये 1 डिग्री हो गया, ये भी 1 डिग्री हो गया और ये भी 1 डिग्री हो गया। ये सब 1 डिग्री है क्योंकि इससे केवल एक कार्बन जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये जो कार्बन C प्लस है इससे जुड़ा हुआ कार्बन केवल देखा जाता है, तो आगे वाले से कोई मतलब रहता नहीं है। तो यहाँ पे केवल ये वाला कार्बन इससे जुड़ा है तो ये 1 डिग्री है। सेम ही ये भी 1 डिग्री है क्योंकि इससे भी एक ही कार्बन जुड़ा है, इससे एक भी नहीं जुड़ा है लेकिन फिर भी इसको 1 डिग्री ही लिखा जाता है। ठीक है, तो ये कुछ कार्बोकैटायन हैं, इनके नाम हमें ध्यान रखने चाहिए। चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस कुछ एग्जाम्पल हमने जो थे वो लिखे हुए हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको देख लें जरा। ये यहाँ पे लिखे हुए हैं CH3 प्लस यानी कि मेथिल कार्बोकैटायन, CH3CH2 प्लस एथिल कार्बोकैटायन,
और ये CH3 CH2 प्लस, ये प्रोपिल कार्बोकैटायन। और ये क्या है, ये CH3 ये टर्सरी ब्यूटिल कार्बोकैटायन। और ये जो है बीच में कार्बन प्लस है, इधर उधर एक कार्बन लगा हुआ है, तो इसको आइसोप्रोपिल कार्बोकैटायन। ठीक है। और इसको भी देख लें, ये CH2 प्लस है, CH डबल बॉन्ड CH2 है, तो ये एलिल कार्बोकैटायन कहलाता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। और अगर ये जो है CH2 डबल बॉन्ड CH प्लस, तो ये विनाइल कार्बोकैटायन इसको कहते हैं। तो इसमें ये अंतर थोड़ा ध्यान रखना है, अगर ये जो C प्लस है उससे बिल्कुल जुड़ा हुआ डबल बॉन्ड है तो ये विनाइल कार्बोकैटायन होता है। और डबल बॉन्ड वाले कार्बन से जुड़ा हुआ अगला कार्बन पे अगर प्लस चार्ज है तो वो एलिल कार्बोकैटायन कहलाता है। ठीक है। तो इसमें ये भी ध्यान रखते हैं कि अगर sp2 इसका संकरण अगर देखेंगे तो sp2 होगा, और इससे जुड़ा हुआ संकरण होगा sp3, ये सिंगल बॉन्ड है तो। ठीक है। तो अगर ऐसा है, डबल sp2 संकरित कार्बन से एक कार्बन जुड़ा होगा sp3 संकरित, और उस पे क्या लगा होगा प्लस चार्ज, तो उसको कहेंगे एलिल कार्बोकैटायन। और यहाँ पे डायरेक्ट अगर sp2 संकरित कार्बन पे प्लस चार्ज है तो उसको कहते हैं विनाइल कार्बोकैटायन। ठीक है। तो कई तरीके से इसको आप ध्यान रख सकते हैं। अब अगर 1 डिग्री 2 डिग्री की बात अपने कर ली है, फिर एक बार बता देते हैं। आप यहाँ पे 3 कार्बन जुड़े हुए हैं तो ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन हो गया। यहाँ पे आप ये C प्लस है तो इससे 2 कार्बन जुड़े हुए हैं तो ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन हो गया। ठीक है। अब ये कार्बन है, इससे जुड़ा हुआ ये वाला केवल कार्बन एक ही है तो ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन, ये भी 1 डिग्री कार्बोकैटायन, और ये भी 1 डिग्री कार्बोकैटायन। ठीक है। तो ये सब क्या है, कार्बोधनायन है, या इंग्लिश में इसको कहते हैं बच्चों कार्बोकैटायन। ये बात यहाँ तक आपके समझ में आ गई होगी। चलिए कुछ और प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं इसके। तो ये कार्बोकैटायन की अगर हम बात करें तो कुछ इस तरीके से कार्बोकैटायन अभी हमने देखा था, यानी कि कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज था और इससे 3 जुड़े हुए हाइड्रोजन रहते हैं। यानी कि आप यहाँ पे कह सकते हैं जो एकल आबंध होता है उसमें 1 सिग्मा बॉन्ड होता है, तो यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है। 3 सिग्मा बॉन्ड रहते हैं। और हाइब्रिडाइजेशन अगर संकरण की बात करें तो ये यहाँ पे क्या है, sp2 संकरण है। अब इसमें नंबर 1 पे हमने यहाँ पे नोट किया है कि क्या पहले नंबर पे इसके बैलेंस सेल यानी कि बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो ये 3 बॉन्ड है, तो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन वाली स्पीशीज ये होती है। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं ये, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की इसमें कमी होती है। ठीक है। और जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है उनको कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल का वो काम करते हैं। इलेक्ट्रोफाइल का काम कौन करता है, जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। इलेक्ट्रोफाइल को हिंदी में कहते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही। इलेक्ट्रॉन स्नेही। देखिए हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाभिक स्नेही पहले पढ़ चुके हैं तो उसको देख लेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन स्नेही का काम करते हैं, इसको आप E प्लस से दिखा सकते हैं। ठीक है। क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, कमी होती है। हाइब्रिडाइजेशन जो है यानी कि संकरण जो है वो sp2 होता है। और अगर बात करें इनकी आकृति की तो कुछ इस तरीके से है, ये कार्बन है, इस पे ये 3 जो है H इस तरीके से जुड़े हुए हैं। ठीक है। तो ये जो है पी कक्षक जो है कार्बन का रहता है, ये खाली रहता है, और 120 डिग्री का ये एंगल यहाँ पे रहता है। ठीक है। तो ये जो आकृति है एक प्लेन में ये तीनों है। ठीक है। तो ये जो है त्रिकोणीय समतल इसकी आकृति कहलाती है, ट्राइगोनल प्लेनर, यानी कि त्रिकोणीय समतल इसकी जो होती है आकृति होती है। और ये एलिमिनेशन रिएक्शन प्रदर्शित करते हैं, एडिशन इलेक्ट्रोफाइल और एशियन रिएक्शन में देखने को मिलते हैं ये।
एलिमिनेशन रिएक्शन यानी कि विलोपन अभिक्रियाएं, और एडिशन रिएक्शन यानी कि योगात्मक अभिक्रियाएं, और SN1 रिएक्शन ये इंटर में पढ़ने को मिलती है, यूनिमॉलिक्यूलर प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो होती है, तो उसमें ये देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ इसकी ये जो प्रॉपर्टी यानी कि गुण है वो समझे हैं, और इसके गुण हमने लिखे भी है। चलिए इसको एक एक करके यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये कार्बोधनायन के गुण, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कार्बोधनायन के गुणों को लेकर। तो कार्बोधनायन के गुण निम्न होते हैं, ठीक है। तो नंबर 1 पे क्या लिखा गया है, कार्बोधनायन के धनावेशित कार्बन परमाणु के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, यही अभी देखा था। इन 6 इलेक्ट्रॉन में 3 कार्बन परमाणु के होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन, इन 6 इलेक्ट्रॉन में 3 कार्बन परमाणु 3 कार्बन परमाणु के होते हैं, 3 कार्बन परमाणु के होते हैं तथा 3 सिग्मा बॉन्ड बनाने वाले परमाणुओं के होते हैं, ठीक है। यानी कि देखिए ये बात कही गई है, ये जो यहाँ पे हाइड्रोजन लगे होते हैं, तो इसमें जो है 3 तो किसके होंगे, 3 जो होते हैं इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के होंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई होगी, और एक एक इलेक्ट्रॉन किसका होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो होगा कार्बन का, ठीक है, इन तीनों की साझेदारी में, क्योंकि ये साझेदारी से ही बॉन्ड बना है। इसीलिए यहाँ पे लिखा है इन 6 इलेक्ट्रॉन में 3 कार्बन परमाणु के होते हैं तथा 3 सिग्मा बॉन्ड बनाने वाले परमाणुओं के होते हैं, यानी कि यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड बनाने वाले हाइड्रोजन यहाँ पे लिखेंगे, हाइड्रोजन परमाणुओं के होते हैं, ठीक है, तब पूरी बात हो पाएगी। इस तरीके से इस बात को लिखेंगे आप। इसके बाद है कार्बोधनायन का संकरण sp2 होता है। तो यहाँ पे ये संकरण जो होता है ये कैसा होता है, sp2 होता है। यहाँ पे आप देखेंगे 3 सिग्मा है, तो इसका संकरण अभी ज्यादा समझाएंगे नहीं, तो इसको आप sp2 लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि 3 सिग्मा बॉन्ड है। अब इसकी आकृति की बात कर लेते हैं। कार्बोधनायन की आकृति त्रिकोणीय समतल होती है, ठीक है, ट्राइगोनल फ्लेनर होती है। ये नाभिक स्नेही तथा योगात्मक अभिक्रियाएं देते हैं, ठीक है। ये नाभिक स्नेही यानी कि इनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, ये इलेक्ट्रोफाइल का काम करते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही का काम करते हैं, और नाभिक जो स्नेही होते हैं वो क्या होते हैं, उनके पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। तो ये उसी से मिलेंगे जाके, उसी से जुड़ेंगे जाके भाई जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी, ठीक है। तो ये नाभिक स्नेही अभिक्रियाएं देंगे, नाभिक स्नेही अभिक्रियाएं देंगे, ठीक है। इनको क्या कहोगे, योगात्मक अभिक्रियाएं ही कहोगे, क्योंकि इनसे वो क्या करते हैं, नाभिक स्नेही से जुड़ते जाके हैं, तो फिर वो अभिक्रियाओं को क्या कहेंगे, योगात्मक अभिक्रियाएं कहेंगे, योगात्मक अभिक्रियाएं ही कहेंगे। अब अगला पॉइंट देखेंगे, कार्बोधनायन से प्रोटॉन निकलने के बाद असंतप्त यौगिक बनता है। देखिए यहाँ पे CH3 CH2 प्लस है, तो यहाँ से क्या किया गया है, इससे एक प्रोटॉन निकला यानी कि H प्लस बाहर गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन जो था, हाइड्रोजन जो था, अपने इलेक्ट्रॉन त्याग के गया है, यानी कि यहाँ डबल बॉन्ड बन गया है, यानी कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो ये क्या बन गया है, असंतृप्त यौगिक। ये डबल बॉन्ड वाले जो होते हैं वो असंतृप्त यौगिक होते हैं, और सिंगल बॉन्ड वाले होते हैं वो संतृप्त यौगिक कहलाते हैं, ठीक है। तो ये इसके हमने गुणों की बात की, इसके बारे में बात की कार्बोधनायन के। लेकिन अब मुख्य बात हम बात करेंगे कार्बोधनायन के स्थायित्व की, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। तो अब जो है यानी कि यहाँ से आपके सवाल शुरू हो जाते हैं एक तरीके से, ये समझ लीजिए। और ये जो पोर्शन अब शुरू हो रहा है यही होता है महत्वपूर्ण पोर्शन। परिभाषा याद करने से आपका काम चलने वाला है नहीं, और अगर आप आगे कुछ कंपटीशनों में कहीं शामिल होना चाहते हैं तो उसकी सफलता का राज जो है प्रारंभिक जो कक्षा 11 की केमिस्ट्री है तो उसमें ही छिपा रहता है। उसको अगर आप सही से समझ लेंगे तो आगे कहीं कोई दिक्कत होने वाली है नहीं।
और इसी आधार पे इस क्लास को बनाया जा रहा है ताकि आगे भी क्लास ये आपके काम में आती रहे। चलिए बात करते हैं कार्बोधनायन का स्थायित्व, यानी कि यहाँ पे देखिए स्थायित्व में सबसे डोमिनेट जो होता है, यानी कि यहाँ पे वरीयता क्रम में अगर आप बात करें तो ये क्या है, अनुनाद और मेसोमेरिक प्रभाव को रखेंगे। ठीक है, इसके बाद वरीयता देंगे अतिसंयुग्मन को, यानी कि हाइपर कॉन्जुगेशन को, और फिर वरीयता के क्रम में प्रेरणिक प्रभाव को बाद में रखेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट को। ठीक है, तो अनुनाद जो है सबका पापा है, यानी कि अनुनाद हो रहा है किसी कंपाउंड में तो यानी कि वो हाइपर कॉन्जुगेशन से भी आगे है और इंडक्टिव इफेक्ट यानी कि प्रेरणिक प्रभाव से भी आगे है। सही है, तो यहाँ पे स्थायित्व तो यहाँ पे ये स्पीशीज दी हुई है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये जो कार्बन C+ है और इससे 3 CH3 जुड़े हुए हैं, तो ये CH3 जो होता है इसकी प्रकृति होती है इलेक्ट्रॉन दान करने की, तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन घनत्व देता हुआ यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये जो प्रभाव है ये क्या कहलाता है, प्रेरणिक प्रभाव। ये प्रभाव क्या कहलाता है, प्रेरणिक प्रभाव। तो यहाँ पे जो है +I इफेक्ट भी है। ठीक है, तो इधर 3 तरफ से है और यहाँ पे 2 तरफ से है +I प्रभाव, और यहाँ पर 1 तरफ से है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इधर जाने पे +I प्रभाव जो है क्या हो रहा है, घटता जा रहा है। सिंपल सी बात है। ठीक है, लेकिन इसमें +I प्रभाव यानी कि प्रेरणिक प्रभाव के साथ साथ इसमें अतिसंयुग्मन भी है। अतिसंयुग्मन हमें पता है किसमें देखने को मिलता है, कार्बोधनायन में भी देखने को मिलता है, हमने पढ़ा है। ठीक है, तो सारी चीजें पढ़ के आए, अगर आपने ये चीजें नहीं पढ़ी हैं तो बहुत ज्यादा फिर समझ में नहीं आ पाएगा। यानी कि यहाँ पे ये जो C+ है और उससे आगे जुड़ा हुआ कार्बन जो होता है अल्फा कार्बन, और उससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, और जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ही रिजो अनुनादी संरचनाएं बनेंगी, उतनी ही ये हाइपर कॉन्जुगेशन संरचनाएं होंगी, यानी कि अतिसंयुग्मन उतना ज्यादा होगा। तो यहाँ पे इसके 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो अल्फा हाइड्रोजन 9 है। ठीक है, यानी कि बहुत ज्यादा यहाँ पे अतिसंयुग्मन है, ये अनुनादी संरचनाएं इसकी जो है 9 बन जाएंगी अतिसंयुग्मन के आधार पे। और यहाँ पे भी देखेंगे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 6 है, और यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे 0 है। तो प्रेरणिक प्रभाव भी यहाँ पे है। ठीक है, लेकिन प्रेरणिक प्रभाव से पहले अगर यहाँ पे क्या देख रहे हैं, अतिसंयुग्मन है, तो फिर इसको देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि वरीयता में यही है। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन 9 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 0 है। तो अतिसंयुग्मन ज्यादा होगा तो वो ज्यादा स्थायी होगा। अनुनाद है नहीं, तो यहाँ पे अनुनाद है नहीं तो कोई बात नहीं, फिर अतिसंयुग्मन को देख लिया गया, प्रेरणिक प्रभाव को देख लिया गया, तो अतिसंयुग्मन को ही आप फिर काउंट कर लें, प्रेरणिक प्रभाव को देखने की आवश्यकता रहेगी नहीं, क्योंकि इसको वरीयता दी गई है, प्रेरणिक प्रभाव से ज्यादा ये प्रभावशाली रहता है। तो यहाँ पे अतिसंयुग्मन ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे संरचनाएं जो बनेगी वो 9 बनेगी, यहाँ पे 6 बनेगी, यहाँ पे 3 बनेगी, यहाँ पे 0 बनेगा। यहाँ पे इसीलिए ये जो है कार्बोकैटायन ये सबसे ज्यादा स्थायी है, फिर इसके बाद ये, फिर इसके बाद ये स्थायित्व का क्रम दिया गया है इसीलिए। अब ये आप जानते हैं ये जो कार्बोकैटायन है ये 3 डिग्री भी है, इसको आप इसे भी लिख सकते हैं, इसके बाद 2 डिग्री है, और इसके बाद ये 1 डिग्री भी है। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। एक साधारण दिमाग भी आप लगा सकते हैं, किस प्रकार से आप देख रहे हैं कि भाई ये C+ है, यानी कि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, और इसको ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ज्यादा स्थायी हो जाएगा। भाई जिसके पास जो कमी हो अब वो उसको मिल रही हो तो ठीक है, फिर वो दौड़ भाग क्यों करेगा, वो स्थायी हो जाएगा। तो इसको इलेक्ट्रॉन देने वाले 3 लोग हैं इधर से। ठीक है, तो ये ज्यादा स्थायी हो जाता है। यहाँ पे 2 लोग हैं, यहाँ पे 1 ही लोग है।
ठीक है, तो बेसिकली ये प्रेरणिक प्रभाव में आ जाता है इलेक्ट्रॉन घनत्व इस तरीके से देना। बात हमें यहाँ पे अतिशयोगमन की कर लेनी चाहिए क्योंकि इसकी वरीयता को माना जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं इसको कई तरीके से। तो 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री इस तरीके से स्थायित्व क्रम जो होता है इसका रहता है। चलिए अब हम बात करते हैं स्थायित्व क्रम की। कुछ स्थायित्व क्रम हमें पता भी होना चाहिए, उसके आधार पे सवाल जो होते हैं लग पाते हैं। अब देखिए यहाँ पे pH3 लिखा हुआ है, pH3 का होल थ्राइज। pH3 क्या होता है? अब ये pH3 का काम कर रहा है, ठीक है, किसी कार्बन से जुड़ा हुआ है बेंजीन रंग, तो वो फेनिल ग्रुप का काम करता है और उसको बच्चों शॉर्टकट में पीएच से दिखा देते हैं। होल थ्राइज के मतलब 3 है ये फेनिल ग्रुप और कार्बन पे क्या लगा हुआ है प्लस, तो ये सबसे ज्यादा स्थायी होगा। इसके बगैर अगर होल ट्वाइज है पीएच का तो फिर वो कम स्थायी होगा। ठीक है, और अगर आ जाता है CH3 का होल थ्राइज Ca प्लस, ऐसा कार्बोकैटायन है तो फिर इसके बाद ये आ जाएगा और जो सिंगल पीएच है वो इसके बाद में जाएगा, 3 डिग्री कार्बोकैटायन के बाद में जाएगा सिंगल पीएच वाला, ये वाला। तो ये ध्यान देना है, ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद में ये देखिए कौन सा है, ये एलिल कार्बोकैटायन है। डबल बॉन्ड वाले कार्बन से सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन जुड़ा है और उससे जुड़ा हुआ है C+, तो ये एलिल कार्बोकैटायन। ठीक है, तो फिर इसके बाद 2 डिग्री कार्बोकैटायन आता है और फिर 1 डिग्री कार्बोकैटायन है और ये भी 1 डिग्री में शामिल करते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, 2 बातें यहाँ पे ध्यान रखने वाली समझ में आ रही हैं। ठीक है, यानी कि ये pH3 का होल थ्राइज C+ ये ज्यादा है, फिर होल ट्वाइज वाला, फिर ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन को इस बीच में गुजर दिया गया है, इसको देखा गया है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। फिर यहाँ पे फेनिल ग्रुप और ये CH2+ लिख ध्यान रखेंगे। ठीक है, और इसके बाद में फिर 2 डिग्री कार्बोकैटायन, फिर 1 डिग्री कार्बोकैटायन आए, यानी कि 3 डिग्री और 2 डिग्री लगातार ध्यान नहीं रखेंगे, 3 डिग्री और 2 डिग्री के बीच में फेनिल कार्बोकैटायन भी आप ध्यान रखेंगे। और ये फेनिल कार्बोकैटायन ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है और ये 1 डिग्री के बीच में कौन घुसा पड़ा है, ये पड़ा 3 डिग्री कार्बोकैटायन घुसा पड़ा है। तो इन दोनों को ध्यान रखने की आवश्यकता है, इन दोनों को आप ध्यान रखेंगे। एक तो ये बीच में घुस के आ गया है और एक ये एलिल कार्बोकैटायन ध्यान रखेंगे, ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन से ज्यादा स्थायी है। राइट, चलिए इस आधार पे सवाल को देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास सवाल है और इसको क्या करना है, स्थायित्व को क्रम में लिखना है। तो ये जो है ये इसी को प्रदर्शित कर रहा है, पूरी बात समझ लो। ये अभी जो सीरीज यहाँ पे लिखा गया है स्थायित्व का क्रम, इसको आप pH3 का होल थ्राइज, ये पीएच ही है, फेनिल ग्रुप है ये। ठीक है, शॉर्टकट में आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, pH3 का होल थ्राइज C+। ठीक है, इसको शॉर्टकट में ऐसे लिख सकते हैं, खोल के लिखेंगे तो इस तरीके से लिख सकते हैं। इसके बाद ये होल ट्वाइज दिया हुआ है, pH2 का होल ट्वाइज और C+, इस तरीके से लिखते हैं। और ये फिर यहाँ पे pH केवल आ गया है। ठीक है, pH केवल आ गया है। तो यहाँ पे हमें क्रम पता है, ये 3 डिग्री वाला ज्यादा स्थायी है, इसके बाद ये 2 डिग्री और फिर ये 1 डिग्री फेनिल ग्रुप के आधार पे। इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे। काफी सरल सवाल है। कब सरल सवाल है ये, जब आप इस क्रम को समझ लें और इसका अभ्यास कर लें, तो फिर आप फटाफट इसको लगा देंगे। ये बेंजीन आपको ज्यादा जिधर दिखाई दे उधर के लिए स्थायित्व का क्रम हो जाएगा। तो ये बात आपके समझ में आ गई होगी। चलिए आगे सवाल को देख लेते हैं। इसमें आगे अब सवाल ये हमारे पास है, सभी को स्थायित्व के क्रम में लगाना है, बार बार ये लिखना है नहीं। यहाँ पे दिया हुआ है प्रश्न में CH3, CH+ और ये CH3। ठीक है, तो इसमें देखिए अनुनाद है नहीं,
देखिए अनुनाद आप पढ़ लें, अतिशयोगुण आप पढ़ लें, ये चीजें पढ़ने के बाद ही आपके कार्बोकैटायन समझ में आ पाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपके समझ में आएगा नहीं कैसे अनुनाद हो गया, इसमें कैसे अतिशयोगुण हो गया। तो पूरी बात समझ के आएंगे तो फिर बात पूरी समझ पाएंगे आप यहाँ पे। तो यहाँ पे अतिशयोगुण है, आप देखिए अतिशयोगुण क्या, अल्फा हाइड्रोजन देखेंगे, यहाँ 6 अल्फा हाइड्रोजन है भाई, 6 है, क्योंकि यहाँ पे ये सी प्लस से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, उससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, 3 ये हो गए, 3 ये हो गए, अल्फा हाइड्रोजन ये 6 हो गए। लेकिन यहाँ पे ये जो कंपाउंड है CH3 CH प्लस OH, इसके पास लोन पेयर है, तो ये इधर आएगा, ठीक है, डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुल मिला के अनुनाद हो रहा है। और अनुनाद के बारे में बताया गया है स्थायित्व के क्रम में, आपको बताया है कि अनुनाद सबसे पहले देखेंगे, ठीक है, और फिर आप किसको देखेंगे, अतिशयोगमन को, और फिर प्रेरणिक प्रभाव को। आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पे मेसोमेरिक प्रभाव है, तो बिल्कुल सही बात है, एक ही बात है, इसी के अंतर्गत आता है, अनुनाद के ही अंतर्गत आता है मेसोमेरिक प्रभाव। तो यहाँ पे इसको वरीयता आप देंगे, ठीक है, वरीयता इसको देंगे आप, तो ये ज्यादा स्थायी दिखाएंगे। इसके बाद फिर दूसरा कंपाउंड यहाँ पे है, ये CH2CH CH2 प्लस है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे प्लस है, ये इधर आएगा, तो ये प्लस फिर अगले स्ट्रक्चर में यहाँ पे आ जाएगा, फिर ये आपस में बदलते रहेंगे, तो ये दो अनुनादी संरचनाएं बनेंगी इसकी। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं अनुनाद यहाँ है नहीं, अल्फा हाइड्रोजन देखेंगे, तो अल्फा हाइड्रोजन कहाँ से देखेंगे, वहीं से देखेंगे जिसके पास भाई कार्बन प्लस है, तो इस वाले कार्बन को देखेंगे अल्फा कार्बन, और ये क्या हो जाएगा, अल्फा हाइड्रोजन, तो 2 अल्फा हाइड्रोजन, तो अतिशयोगमन हो रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है इसमें, लेकिन अनुनाद को वरीयता देते हैं, अनुनाद सबका फादर है यहाँ पे स्थायित्व के क्रम में। तो इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे, इसको वरीयता के क्रम में देखेंगे। काफी सरल सवाल है ये। इसके बाद आगे आ जाते हैं, अतिशयोगमन यहाँ हो रहा है CH2 CH CH2, तो ये वाला बॉन्ड इधर उठ के आएगा, तो अगला स्ट्रक्चर जो आप बनाएंगे, क्या बनाएंगे, तो आप बनाएंगे CH2 डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस बनाएंगे, और ये आपस में इसी तरीके से फिर ये बदलता रहेगा, अगली बार ये यहाँ आएगा, ठीक है, डबल बॉन्ड, तो ये वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमें स्ट्रक्चर बना के दिखाने हैं नहीं बेसिकली, कुल मिला के यहाँ पे अनुनाद हो रहा है, यहाँ पे अनुनाद नहीं हो रहा है, कोई डबल बॉन्ड है नहीं, लोन पेयर भी है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अतिशयोगमन हो रहा है। अतिशयोगमन अगर हम यहाँ पे देख लें, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये C प्लस है बच्चों, और इस पे ये 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन 6 है, अनुनादी संरचनाएं यहाँ पे 6 इसकी बन जाएंगी, ठीक है। बहरहाल जितनी भी बन जाए तो संयुग्मन है, तो यहाँ अनुनाद है, तो इसको ज्यादा स्थायी दिखा देंगे, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये इधर आ गए हैं, इसमें अनुनाद है, तो इसमें अनुनाद है यानी कि रिजोनेंस है, इसमें अनुनाद है। क्यों अनुनाद है, आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ वही है, सिंपल था, यही कंपाउंड है, ये इधर आएगा और यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा। इसमें क्या है, ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, इसमें अतिशयोगमन भी है, ठीक है, अतिशयोगमन है तो इसमें प्रेरणिक प्रभाव भी भाई, इसमें आप देख ले, इन सब में है तो प्रेरणिक प्रभाव भी, प्रेरणिक प्रभाव देखने की आवश्यकता ही नहीं है, अनुनाद अतिशयोगमन पहले मिल रहा है, तो वहां तक जाने की आवश्यकता पड़ती ही नहीं है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं अनुनाद है, तो अनुनाद हो गया, यहाँ पे C प्लस है, तो अल्फा हाइड्रोजन ये देखेंगे, यहाँ अनुनाद है नहीं, तो अतिशयोगमन है, यहाँ पे 3 3 9 है, और यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन जो है वो कितने हैं, 6 है, तो जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतने ज्यादा अतिशयोगमन होता है। तो अनुनाद वाला जो होता है, वैसे तो हम सबसे नंबर 1 पे रखते हैं बच्चों, लेकिन आपको अभी हमने एक सीरीज बताई है, तो प्रैक्टिकली ये देखा गया है, जो ये क्या है, एलिल कार्बोकैटायन है, एलिल कार्बोकैटायन है, और ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन है। तो एलिल कार्बोकैटायन जो है,
यहाँ पे देखेंगे एलिल कार्बोकैटाइन ये है, लेकिन 3 डिग्री है, कार्बोकैटाइन तो ज्यादा होता है एलिल कार्बोकैटाइन से। ठीक है, तो यहाँ पे फिर क्या किया गया है, गड़बड़ कर दिया गया है, इसको ज्यादा दिखा दिया गया है 3 डिग्री कार्बोकैटाइन। तो 3 डिग्री कार्बोकैटाइन क्या यहाँ कहाँ पे रखा है, तो 3 डिग्री कार्बोकैटाइन बिल्कुल सही है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये यहाँ पे है, और एलिल कार्बोकैटाइन कहाँ पे है, ये बाद में रखा गया है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, एलिल कार्बोकैटाइन जो होता है 3 डिग्री का भी बाप होता है ये। ठीक है, कई जगह ये फेल हो जाता है ये क्रम जो आपका जुगाड़ है, तो ये जो है आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पे वैसे तो आप देख रहे हैं यहाँ पे भाई अनुनाद आप दिखा रहे हैं, अनुनाद यहाँ पे आप दिखा रहे हैं, अनुनाद वाले को आप नंबर 1 पे ले जाएंगे, परंतु ये 3 डिग्री कार्बोकैटाइन जो होता है ज्यादा, ये देखा गया है, प्रैक्टिकली देखा गया है, प्रयोगात्मक रूप से देखा गया है, ये ज्यादा स्थायी होता है। तो ये आप इसको सीरीज को इसीलिए लिखने की आवश्यकता पड़ी है। ठीक है, तो ये दूसरे नंबर वाले को पहले नंबर पे लिखेंगे और फिर इसको यहाँ पे लाएंगे और फिर तीसरे वाले को यहाँ पे पटक देंगे। तो इस तरीके से ये सवाल जो है हमने कुछ किए हैं, कुछ और इम्पोर्टेंट सवालों की चर्चा यहाँ पे करेंगे। तो चलिए यहाँ पे ये सब की बात हो चुकी है, चलिए इस सवाल को देख लेते हैं। तो इसकी तो हम बात कर चुके हैं अभी, इसकी भी ये भी सवाल हो चुका है, यानी कि यहाँ पे ये रिजोनेंस हो रहा है। ठीक है, एलिल कार्बोकैटाइन भी है तो ये ज्यादा स्थायी हो ही जाता है। यहाँ पे इसी की अभी बात चल रही थी, ये एलिल कार्बोकैटाइन है, ये 3 डिग्री है और ये 2 डिग्री है, तो इसको 3 डिग्री कार्बोकैटाइन को आप नंबर 1 पे लिख देंगे, फिर इसको एलिल को रखेंगे और फिर ये 3 डिग्री को रखेंगे। तो ये हो चुका है, इस पे बात करना ज्यादा जरूरी है नहीं, इसको कर चुके हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारे पास क्या है, चलिए इसको देखते लेते हैं। यहाँ पे ये एलिल कार्बोकैटाइन है, CH2 प्लस CH इस तरीके से है, और ये 1 डिग्री कार्बोकैटाइन है। तो इसको आप देखेंगे, इसमें रिजोनेंस भी है। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन दे भी रहा है तो रिजोनेंस भी है, यानी कि अनुनाद भी है, और ये प्रेरणिक प्रभाव यानी कि इंडक्टिव विकृप्टिव, ये 2 है इसमें। लेकिन यहाँ पे अनुनाद जो होता है वो प्रभावी होता है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये अनुनाद इसमें है नहीं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्रेरणिक प्रभाव है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन यानी कि अतिसंयुग्मन है, C प्लस इसके पास 2 हाइड्रोजन है तो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ 2 है। ठीक है, तो अतिसंयुग्मन भी है, और ये जो है एरोमेटिक कंपाउंड ये आ जाता है इस तरीके से, फेनिल ग्रुप है एक तरीके का। तो इसको आप क्या करेंगे, इससे तो पहले केवल 3 डिग्री कार्बोकैटाइन आ सकता है। ठीक है, अभी हमने जो सीरीज थी वो दिखाई थी, वो है नहीं, एलिल होता है इसके बाद में जाता है। तो ये तीसरे नंबर वाले को आप यहाँ पहले नंबर पे लाएंगे और एलिल वाले को यहाँ पे लाएंगे, और इसमें अनुनाद भी है। ठीक है, अनुनाद इसमें ज्यादा देखने को मिलता है, इसमें बहुत अच्छा अनुनाद देखने को मिलता है, रिजोनेंस भी है, इंडक्टिव भी है, तो इसमें सारे प्रभाव आए। ठीक है, ये प्लस है, ये इधर जाएगा तो ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, इसमें स्ट्रक्चर ज्यादा मिलेंगी, इसमें 2 रिजोनेंस स्ट्रक्चर मिलेंगी, इसको कंपेयर अगर करना है। ठीक है, इसमें 2 ही रिजोनेंस स्ट्रक्चर मिलेंगी और इसमें कम से कम 4 मिल जाएंगी आपको। ठीक है, तो ये ज्यादा हो जाएगा। और दूसरी बात है, इसको आप सारणी देखेंगे तो ये जो है वहां पे लिखा हुआ है पीएच और ये CH2 प्लस।
ठीक है, तो इससे पहले केवल 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, ध्यान भी रखें, ध्यान भी चीजें रखेंगी, रखनी पड़ेगी तभी आप काम कर पाएंगे। तो इसको आप समझ लें, ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन ये हो गया, ये जो है 3 वाला पहले नंबर पे आ गया, इसीलिए एलिल कार्बोकैटायन, और ये जो है दूसरे नंबर वाला, इसमें अनुनाद तो है नहीं, तो इसको तो दूसरे दूसरे नंबर पे जो है, इसको तो आखिरी नंबर पे जाना था, इन दोनों में कंपेयरिंग करनी थी। तो इसकी अनुनादी संरचनाएं देखेंगे, इसकी 2 बनेगी, और इसकी अगर देखेंगे तो ये इधर जाएगा, ठीक है बॉन्ड, तो यहाँ प्लस आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, तो ये इधर जाएगा, तो यहाँ पे प्लस आएगा, फिर ये इधर जाएगा, फिर ये इधर आएगा, कुल मिला के 4 स्ट्रक्चर बन जाती हैं। तो इसको नंबर 1 पे उठा के इस तरीके से भी ला सकते हैं, ठीक है, और सीरीज ध्यान रख के भी ला सकते हैं। चलिए इसके बाद में इस वाले प्रश्न को देखेंगे, CH2 प्लस है, तो CH2 है, CH3 है, डबल बॉन्ड कहीं है नहीं, लोन पेयर है नहीं, तो अनुनाद इसमें हो नहीं रहा है। अतिसंयोजन हो रहा है, हाइपर कंजुगेशन हो रहा है, प्लस इंडक्टिव इफेक्ट, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन इसे देने का भी काम कर रहा है। और दूसरा अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे है, अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है, तो ये वाले 2 हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन कहलाएंगे। तो 2 चीजें हैं यहाँ पे, एक तो प्लस आई है और दूसरा हाइपर कंजुगेशन यानी कि अतिसंयोजन है, ठीक है। इसमें देखेंगे यहाँ पे लोन पेयर है, तो यहाँ पे अनुनाद भी है, ठीक है, तो अनुनाद है तो ये ज्यादा स्थायी हो गया, ज्यादा स्थायी ये हो गया, अनुनाद को वरीयता दे देंगे। तो ये प्रश्न हो गया। अगला प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है, अगले प्रश्न को देख लेते हैं। ये प्रश्न अभी हमने उसी में देखा था, इस प्रश्न को देखेंगे, कुछ इस तरीके का प्रश्न है। यहाँ पे ये O है, इस पे लोन पेयर है, तो ये इस तरीके से लोन पेयर है, तो ये यहाँ पे क्या प्रदर्शित करेगा, अनुनाद दिखाएगा, ठीक है। इसमें अनुनाद है नहीं, तो इसमें रिजोनेंस है भाई, ठीक है, और रिजोनेंस ही पहले देख लें, यहाँ रिजोनेंस है नहीं, यहाँ भी नहीं है, और इसमें भी है रिजोनेंस, ठीक है। तो ये दोनों रेजोनेंस वाले हो गए, ये नॉन रिजोनेंस वाले हो गए। तो इन दोनों में कंपेयरिंग करें तो ये जो कार्बन यहाँ पे है, इससे एक मेथिल ग्रुप जुड़ा है, यहाँ पे जुड़ा है, और ये इधर जुड़ा हुआ है। तो ये जो कार्बन है, 2 कार्बन इधर से जुड़े हुए हैं, इस कार्बन से C प्लस से, एक तो ये जुड़ा है, एक ये जुड़ा है, इधर तो O जुड़ा है, उससे कोई मतलब नहीं, तो ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन हो गया। लेकिन ये वाला जो कार्बन है, इससे केवल इधर ही ये जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन है। तो इन दोनों में देखेंगे, ये इंडक्टिव तो यहाँ भी है, इंडक्टिव तो यहाँ भी है, प्रेरणिक प्रभाव दोनों में है, तो इस आधार पे तो तय कर नहीं सकते, अनुनाद दोनों में है, ठीक है, ये भी यहाँ पे भी ये आप तय नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ से फिर आपको जाना पड़ेगा, ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, यहाँ पे इंडक्टिव 2 तरीके से मिल रहा है, यहाँ पे तय हो पाएगी बात, और यहाँ पे प्रेरणिक प्रभाव जो है वो एक तरफ से है, ठीक है। तो 2 डिग्री वाला अधिक स्थायी हो जाएगा, यानी कि A वाले को पहले रखो और C वाले को बाद में रख दो उठा के, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई होगी। अब इन दोनों में आ जाते हैं भाई, इनमें ये इंडक्टिव इफेक्ट तो है, यहाँ पे 2 तरफ से है, ये कार्बन पे, यहाँ पे कार्बन होता है, और इस वाले कार्बन पे एक तरफ से है, ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन, ये 1 डिग्री, तो 2 वाले को अधिक स्थायी मानते हैं, तो B को लाओ, और फिर लास्ट में कहा किसको ले जाओ, D को ले जाओ, ठीक है। इस सवाल को देखते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, ठीक है, CH3 सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड है CH2 प्लस CH डबल बॉन्ड CH प्लस CH ट्रिपल बॉन्ड C प्लस। तो यहाँ पे ये जो है प्रेरणिक प्रभाव है, प्लस आई प्रभाव दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड है और ये ट्रिपल बॉन्ड है, डबल और ये ट्रिपल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड पे जो प्लस चार्ज होता है वो बहुत ज्यादा अस्थायी होता है, तो इसका उत्तर फिर आप ऐसे नहीं ज्ञात कर पाएंगे। और ये ज्यादा अस्थायी क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे ये विद्युत ऋणात्मकता की वजह से होता है, विद्युत ऋणात्मकता की वजह से होता है। तो जरा इसको देखेंगे सवाल को, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है तो इसमें संकर्ण sp होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो इसमें संकर्ण sp2 होगा, और यहाँ पे है सिंगल बॉन्ड ये, तो यहाँ संकर्ण जो होगा sp3 होगा।
ठीक है। तो इसके लिए अगर यस करेक्टर देखें तो यस का परसेंटेज यहाँ पे कितना होगा, 50 यस होगा, 50 ही पी होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे यस एक है, पी 2 है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 33.33 ये परसेंट होगा यस, और यहाँ पे एक यस है, 3 पी है, तो यहाँ पे यस का परसेंटेज होगा वो 25% होगा। तो देखिए जितना ज्यादा यस का करेक्टर बढ़ता है, यस करेक्टर बढ़ता है, ठीक है, तो उतनी ही ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है। ऐसा क्यों है, क्योंकि यस करेक्टर का साइज सबसे छोटा गोल होता है, तो ये नाभिक की दूरी इसके से ज्यादा होती नहीं, कम होती है, तो इसीलिए इसके इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता बढ़ती है। इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता बढ़ती है, हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती जाती है जैसे जैसे यस करेक्टर बढ़ता जाएगा। तो अगर यहाँ पर पहले से ही प्लस लगा हुआ है और अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचा जाएगा तो फिर ये और ज्यादा अस्थायी होगा। ठीक है, तो यानी कि सबसे कम यस करेक्टर जिसमें होगा तो वो फिर स्थायी होगा, और सबसे कम यस करेक्टर किसमें है, इसमें है, तो ये स्थायी होगा। फिर इसमें 33.3 है, फिर ये होगा, और लास्ट में ये होगा। यानी कि यस करेक्टर बढ़ेगा तो विद्युत ऋणात्मकता बढ़ेगी। ये क्या है, ईएन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी कि विद्युत ऋणात्मकता, ये तो बढ़ेगी, और विद्युत ऋणात्मकता बढ़ेगी तो फिर स्थायित्व घटेगा। ठीक है, ऐसा है इसमें। तो इस चीज को ध्यान देंगे, ये थोड़ा है इम्पोर्टेंट सवाल, समझ गए होंगे। यस करेक्टर को देखेंगे, यस करेक्टर आप देख लें, जिसमें ज्यादा है तो यस करेक्टर ज्यादा होगा तो स्थायित्व तो कम होगा। यस करेक्टर इसका ज्यादा था, फिर इसका है, और फिर इसका है। विद्युत ऋणात्मकता उतनी ज्यादा होती है जितना यस करेक्टर होता है, जितनी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होगी उतना स्थायित्व तो कम होगा, ये है। चलिए अगले सवाल को देख लेते हैं, और ये सवाल हमारे पास है कुछ इस तरीके से है, CH2 CH3, ये CH2 ऊपर लगे हुए हैं, और ये CH3 है, CH3 CH3, और ध्यान देंगे यहाँ पे CH3 और लगा हुआ है। ठीक है, और एक स्पीशीज यहाँ पे गायब कर दी है। चलिए इसको छोड़ देते हैं। यहाँ पे देखेंगे अगर हम यहाँ पे CH3 है तो ये इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है, यानी कि प्रेरणिक प्रभाव प्रदर्शित करता है, यानी कि प्लस आई, यानी कि इंडक्टिव इफेक्ट दिखाता है। तो इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ और ज्यादा होगा क्योंकि CH3 ज्यादा है। ठीक है, और इसमें और भी ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये प्लस अगर आई की बात करें तो यहाँ पे सबसे ज्यादा है, सी में सबसे ज्यादा है, फिर बी में है, और फिर ए में है। तो इस हिसाब से इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से इसका क्रम ये हो जाएगा। पर ध्यान दें इसमें केवल यही करेक्टर नहीं है, इसमें अतिसंयुग्मन भी देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे ये जो कार्बन है और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यानी कि डबल बॉन्ड है तो इसको एल्कीन आप कहेंगे। एल्कीन में भी अतिसंयुग्मन हमने देखा था। तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन जो है वो कितने हैं, 3 हैं। ठीक है, इस कार्बन को आप देखेंगे तो इसमें इस कार्बन को देखेंगे, इससे जुड़ा कार्बन ये है तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन 3 है। इसी प्रकार से इस वाले में ये कार्बन देखेंगे आप, और यहाँ पे इससे जुड़ा कार्बन ये वाला है तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन जो है वो 1 है, तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन 1 मानेंगे। और इस वाले कार्बन के पास ये अल्फा कार्बन है और यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन 0 है, तो अतिसंयुग्मन इसमें सबसे ज्यादा होगा, और यहाँ पे उससे कम होगा, और यहाँ पे ना के बराबर है। यानी कि ये 3 नो बॉन्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगी, इसकी 1 बनेगी और एक इसकी बनेगी, इसकी 0 बनेगी। तो इसमें अतिसंयुग्मन जो है तो अतिसंयुग्मन के आधार पे हम इसको स्थायी मान के चलेंगे, और प्रेरणिक प्रभाव और अतिसंयुग्मन में वरीयता किसे देते हैं, अतिसंयुग्मन को देते हैं, तो इसी को हम ज्यादा स्थायी दिखाएंगे इसी आधार पे। और जो आई इफेक्ट है, यहाँ पे आई इफेक्ट भर के देखने को मिल रहा है तो ध्यान उसी ओर आकर्षित हो जाता है, तो उस पे हमें उत्तर देना नहीं है। उत्तर जो देना है वो प्रेरणिक प्रभाव के आधार पे देना है। चलिए धन्यवाद। कौन सा है, यह क्रम लगा देते हैं। ये CH2 प्लस है, CH2 प्लस सभी में लगा हुआ है ऊपर। ठीक है, यहाँ से तय होगा, यहाँ नीचे कुछ नहीं लगा है, यहाँ NO2 लगा है, यहाँ OH लगा है, यहाँ Cl लगा हुआ है।
तो NO2 क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, EWG होता है ये, ठीक है। तो ये -m हो जाएगा और साथ नाइट्रोजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो -I भी होगा यहाँ। तो ये देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, दो तरफ से इलेक्ट्रॉन घनत्व खींचा जा रहा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी थी, दो तरफ से इलेक्ट्रॉन घनत्व खींचा जा रहा है। -m क्या है, मेसोमेरिक प्रभाव दिखा के द्वारा, और -I क्या है, प्रेरणिक प्रभाव है। ये दो तरीके से खींचा जा रहा है, तो बहुत ज्यादा ये अनस्टेबल हो गया, बहुत ज्यादा अस्थायी हो गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे OH है, लोन पेयर है, तो इसके द्वारा +m के द्वारा इलेक्ट्रॉन ये दिए जा रहे हैं, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन अपनी ओर आकर्षित कर रहा है O, तो ये -I है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीजें, दो तो चीजें यहाँ पे भी हैं, और इसके बाद Cl है, तो ये Cl का आपको पता है, यहाँ पे Cl जो है ये इलेक्ट्रॉन देता भी है, इसके पास लोन पेयर होते हैं, और ये Cl होता है इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी करता है, लेकिन इसका जो है जो +m होता है वो प्रभावशाली होता नहीं है, -I जो होता है प्रेरणिक प्रभाव वो ज्यादा प्रभावशाली माना जाता है। तो यहाँ पे से हमारे एक बात समझ में ये आ गई है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन खींचने का काम कर रहा है अंधाधुंध, और ये तो दो तरीके से इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो है, जो ये इसका +m प्रभावशाली माना जाता है, तो C वाले को इसीलिए पहले रख दिया गया है। फिर इसको कोई इलेक्ट्रॉन खींच नहीं रहा है, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन मिल रहे थे, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता थी, तो इसको नंबर 1 को, फिर इसको A वाले को लाए हैं, और फिर ये इलेक्ट्रॉन प्रेरणिक प्रभाव के द्वारा खींचे जा रहे थे, तो ये इसको ले आए, और ये तो दो तरीके से इलेक्ट्रॉन खींचे जा रहे हैं, -m और -I के द्वारा, तो ये B को सबसे बाद में लिख दिया गया है, ठीक है। तो ये बात समझ में आ जानी चाहिए, थोड़ा सा ध्यान देने वाला है कि यहाँ पे कौन कौन से प्रभाव है, -m प्रभाव है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, -I नाइट्रोजन साथ में एक इलेक्ट्रॉन खींच रहा होता है, ठीक है। तो ये बहुत अनस्टेबल हो गया, सबसे बाद में इसी को सबसे बाद में B वाले को इसीलिए रखा गया है। इसके बाद में ये इलेक्ट्रॉन देने का भी काम कर रहा है +m के द्वारा, और वो इलेक्ट्रॉन खींच भी रहा है -I के द्वारा, किंतु यहाँ +m प्रभावी होता है, इलेक्ट्रॉन दिए ज्यादा जाते हैं, खींचे कम जाते हैं, इसीलिए +m प्रभावी होता है, तो इसीलिए C को पहले नंबर पे उठा के पटक दिया गया, ठीक है। I भी इलेक्ट्रॉन खींचने का काम कर रहा है, यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन खींच नहीं रहा है, इसके बाद A, फिर ये क्या आ गया D, और ये B दोनों तरीके से इलेक्ट्रॉन खींच रहा था, इसको लिख दिया गया। तो ये इस तरीके से हमने यहाँ पे ये बात कर ली है। चलिए और देख लेते हैं, कोई सवाल हमारे पास हो तो। एक और सवाल है हमारे पास, ये हमारे ख्याल से लास्ट सवाल है। तो ये तो हो गया, इसको हटाइए। यहाँ पे भी देखेंगे CH2 हर जगह लगा हुआ है, यहाँ पे OH है, तो OH है, दो लोन पेयर होंगे, ये +m होगा और ये -I भी होगा, वो इलेक्ट्रॉन खींचता भी है, तो ये प्रेरणिक प्रभाव भी है और ये मेसोमेरिक प्रभाव भी है, +m दो तरीके का है। यहाँ पे प्रभावी कौन होता है, प्रभावी +m होता है, ये प्रभावी नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी है, ये O यहाँ भी है, यहाँ भी लोन पेयर है, +m यहाँ भी है, और यहाँ पे O खींच भी रहा है, तो ये भी प्रभावी नहीं है, ये प्रभावी है। अब यहाँ CH3 है, ये इलेक्ट्रॉन देने का काम कर रहा है, +I है, ठीक है, प्लस ये I है, और इसके साथ ही साथ यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन भी है, क्योंकि एल्कीन में अतिसयुग्मन देखने को मिलता है, तो ये अल्फा हाइड्रोजन यहाँ 3 लिखे गए हैं, तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन भी है, ये न्यूट्रल भी है, ठीक है। तो यहाँ पे एक मेन बात है, स्थायी वो होगा जो इलेक्ट्रॉन देने का काम करेगा। तो देखिए अनुनाद हमें देखना है, अनुनाद वाले जो होते हैं वो ज्यादा स्थायी होते हैं,
अनुनाद वाला ही तो सबका पापा कहलाता है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना OH और OCH3 ये दो जुड़े हैं तो ये ज्यादा स्थायी माना जाता है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो A को पहले, अनुनाद वाले को दोनों को रख दें। अब यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है और इसमें अतिसंयुग्मन भी है तो C वाले को फिर आप रख दें, और ये तो न्यूट्रल है, कोई न दे रहा है, जैसा है वैसा ही है, D वाले को रख दें। तो ये काफी आसान है। इस सवाल को देखते हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, ठीक है, CH3 सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड है CH2 प्लस CH डबल बॉन्ड CH प्लस CH ट्रिपल बॉन्ड C प्लस। तो यहाँ पे ये जो है प्रेरणिक प्रभाव है, प्लस आई प्रभाव दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड है और ये ट्रिपल बॉन्ड है, डबल और ये ट्रिपल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड पे जो प्लस चार्ज होता है वो बहुत ज्यादा अस्थायी होता है। तो इसका उत्तर फिर आप ऐसे नहीं ज्ञात कर पाएंगे। और ये ज्यादा अस्थायी क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे ये विद्युत ऋणात्मकता की वजह से होता है, विद्युत ऋणात्मकता की वजह से होता है। तो जरा इसको देखेंगे सवाल को। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है तो इसमें संकर्ण sp होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो इसमें संकर्ण sp2 होगा, और यहाँ पे है सिंगल बॉन्ड ये तो यहाँ संकर्ण जो होगा sp3 होगा, ठीक है। तो इसके लिए अगर यस करेक्टर देखें तो यस का परसेंटेज यहाँ पे कितना होगा, 50 यस होगा, 50 p होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे यस 1 है, p 2 है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 33.33 ये परसेंट होगा यस, और यहाँ पे एक यस है, 3 पी है, तो यहाँ पे यस का परसेंटेज होगा वो 25% होगा। तो देखिए जितना ज्यादा यस का करेक्टर बढ़ता है, यस करेक्टर बढ़ता है, ठीक है, तो उतनी ही ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है। ऐसा क्यों है, क्योंकि यस करेक्टर का साइज सबसे छोटा गोल होता है, तो ये नाभिक की दूरी इसके से ज्यादा होती नहीं, कम होती है, तो इसीलिए इसके इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता बढ़ती है। इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता बढ़ती है, हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती जाती है जैसे जैसे एस करेक्टर बढ़ता जाएगा। तो अगर यहाँ पर पहले से ही प्लस लगा हुआ है और अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचा जाएगा तो फिर ये और ज्यादा अस्थायी होगा, ठीक है। तो यानी कि सबसे कम एस करेक्टर जिसमें होगा तो वो फिर स्थायी होगा, और सबसे कम एस करेक्टर किसमें है, इसमें है, तो ये स्थायी होगा। फिर इसमें 33.3 है, फिर ये होगा, और लास्ट में ये होगा। यानी कि एस करेक्टर बढ़ेगा तो विद्युत ऋणात्मकता बढ़ेगी। ये क्या है, EN क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी कि विद्युत ऋणात्मकता, ये तो बढ़ेगी, और विद्युत ऋणात्मकता बढ़ेगी तो फिर स्थायित्व तो घटेगा, ठीक है, ऐसा है इसमें। तो इस चीज को ध्यान देंगे, ये थोड़ा है इम्पोर्टेंट सवाल, समझ गए होंगे। एस करेक्टर को देखेंगे, एस करेक्टर आप देख लें, जिसमें ज्यादा है तो एस करेक्टर ज्यादा होगा तो स्थायित्व तो कम होगा। एस करेक्टर इसका ज्यादा था, फिर इसका है, और फिर इसका है। विद्युत ऋणात्मकता उतनी ज्यादा होती है जितना एस करेक्टर होता है, जितनी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होगी उतना स्थायित्व तो कम होगा, ये है। चलिए अगले सवाल को देख लेते हैं, और ये सवाल हमारे पास है कुछ इस तरीके से है। CH2 CH3, ये CH2 ऊपर लगे हुए हैं और ये CH3 है, CH3 CH CH3, और ध्यान देंगे यहाँ पे CH3 और लगा हुआ है, ठीक है, और एक स्पीशीज यहाँ पे गायब कर दी है। चलिए इसको छोड़ देते हैं। यहाँ पे देखेंगे अगर हम यहाँ पे CH3 है तो ये इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है, यानी कि प्रेरणिक प्रभाव प्रदर्शित करता है, यानी कि प्लस आई, यानी कि इंडक्टिव इफेक्ट दिखाता है। तो इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ और ज्यादा होगा क्योंकि CH3 ज्यादा है, ठीक है, और इसमें और भी ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये प्लस अगर आई की बात करें तो यहाँ पे सबसे ज्यादा है, सी में सबसे ज्यादा है, फिर बी में है, और फिर ए में है। तो इस हिसाब से इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से इसका क्रम ये हो जाएगा। पर ध्यान दें इसमें केवल यही करेक्टर नहीं है, इसमें अतिसंयुग्मन भी देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे ये जो कार्बन है
और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यानी कि डबल बॉन्ड है तो इसको एल्कीन आप कहेंगे। एल्कीन में भी अतिसंयुग्मन हमने देखा था। तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन जो है वो कितने हैं, 3 हैं। ठीक है, इस कार्बन को आप देखेंगे तो इसमें, इस कार्बन को देखेंगे, इससे जुड़ा कार्बन ये है तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन 3 है। इसी प्रकार से इस वाले में ये कार्बन देखेंगे आप, और यहाँ पे इससे जुड़ा कार्बन ये वाला है तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन जो है वो 1 है, तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन 1 मानेंगे। और इस वाले कार्बन के पास ये अल्फा कार्बन है और यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन 0 है, तो अतिसंयुग्मन इसमें सबसे ज्यादा होगा और यहाँ पे उससे कम होगा और यहाँ पे ना के बराबर है। यानी कि ये 3 नो बॉन्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगी, इसकी 1 बनेगी और एक इसकी बनेगी, इसकी 0 बनेगी। तो इसमें अतिसंयुग्मन जो है तो अतिसंयुग्मन के आधार पे हम इसको स्थायी मान के चलेंगे। और प्रेरणिक प्रभाव और अतिसंयुग्मन में वरीयता किसे देते हैं, अतिसंयुग्मन को देते हैं, तो इसी को हम ज्यादा स्थायी दिखाएंगे इसी आधार पे। और जो आई इफेक्ट है, यहाँ पे आई इफेक्ट भर के देखने को मिल रहा है तो ध्यान उसी ओर आकर्षित हो जाता है, तो उस पे हमें उत्तर देना नहीं है। उत्तर जो देना है वो प्रेरणिक प्रभाव के आधार पे देना है। चलिए, धन्यवाद।